सबों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि सभी एक ही ज़मीन पर हैं, एक ही धरातल पे हैं, इसलिए इस वक्त सब बराबर हैं। अक्सर हर हिंदुस्तानी से ये सवाल किया जाता है कि आपने पूरा हिंदुस्तान देखा है या नहीं, और शायद इतनी छोटी सी ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं है कि आप हर जगह, हर कोने, हर शहर, हर गांव में जाके देखें कि हिंदुस्तान कैसा दिखता है। लेकिन इस विशाल जनसमूह को देखकर, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और देश के कोने कोने से आई है, मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान ऐसा दिखता है। एक छत के नीचे कई मत, यही हिंदुस्तान है। हम जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, वो ये हिंदुस्तान है। मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मुझे इतने विशाल जनसमूह के समक्ष खड़े होकर कुछ कहना होगा। मेरे मरने के बाद अभी मैं जीने की बात कर रहा हूं, कौन मरने की बात कर रहा है? हमारी समस्या ये है कि हमेशा हमें कुछ कहने के लिए कहा जाता है कि आप कुछ कहें, कुछ बोलें, जो अपनी जगह सही है। हर इंसान की अपनी एक सोच है, उसका अपना एक तजुर्बा है, अपनी एक पहचान है, अपना अस्तित्व है, वजूद है, और वो कुछ कहना चाहता है। लेकिन मसला ये है, दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में हर कोई कुछ कहना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। और कितना ही अच्छा होता कि मैं वहां बैठा होता और आप सब कहते और मैं सुनता, क्योंकि इतने विशाल क्लासरूम से आदमी कुछ सीख के ही जाएगा। एक पुरानी फिल्म श्री मनोज कुमार जी ने बनाई थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें एक बात कही गई थी कि राशन पे तो बहुत भाषण है, लेकिन अफसोस के भाषण पे कोई राशन नहीं। हम शायद एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां हमें अपनी ही आवाज बहुत अच्छी लगने लगी, अपने ही शब्द बहुत सुंदर लगने लगे, अपने ही विचार बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम तैयार नहीं हैं कि हम किसी और की बात सुने, कि एक राय ये भी हो सकती है, एक विचार ये भी हो सकता है। जरूरत है हम एक दूसरे को सुने और समझें। मैं यहां इस मंच पर खड़े होकर कोई ऐसी नई बात नहीं कहने जा रहा हूं, या नहीं कह सकता हूं, या शायद इस लायक नहीं हूं जो आपने पहले से नहीं सुनी। जब शिक्षा के इस इतने बड़े प्रांगण में आप हैं, जब आप एक संभ्रांत परिवार से आते हैं जहां आपको तमाम अच्छी बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, तो आप वो हर अच्छी चीज समझकर बड़े होते हैं। और दुनिया का कोई दर्शन, कोई फलसफा, कोई ज्ञाता, चाहे वो कोई भी संत हो, फकीर हो, कोई भी प्रोफेसर हो, कोई महात्मा हो, आपको वो बात नहीं बता सकता जो आपके माता पिता ने पहले से आपको बता रखी। यानी सही ज्ञान जो है हमें घर पे ही मिलता है। सही ज्ञान हमेशा आपकी मां देती हैं, आपके पिता देते हैं,
आपके अच्छे दोस्त देते हैं, आपके रिश्तेदार देते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा, मैं कोई ऐसी नई बात नहीं कहने वाला हूं जो आप जिससे पहले से अवगत नहीं हैं। जहां तक छात्र संसद की बात है, जहां तक राजनीति की बात है, एक हमेशा परिहास का विषय रहा है राजनीति। हमेशा लोगों ने राजनीतिज्ञों का और राजनीति का मजाक उड़ाया है, और आसान है, और क्यों ना उड़ाएं, क्योंकि हम दायरे की इस ओर हैं, कटघरे की इस ओर हैं, हमारी तरफ उंगलियां नहीं हैं, और इस तरफ बैठ के आलोचना करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे हम लोग फिल्म बनाते हैं, कितनी कठिनाई और दिक्कतों से गुजरते हैं, लेकिन समीक्षक 1 मिनट में उस पूरी फिल्म को तहस नहस कर देता है। ये नहीं जानता कि उसके पीछे कितनी आर्थिक परेशानियां, कितनी शारीरिक परेशानी, कितनी मानसिक परेशानियां हुई हैं। वो बस कह जाता है बगैर कुछ सोचे समझे। वैसे भी हमने कहा कि आलोचना करना सबसे आसान काम है। जरूरत है इस वक्त कि अगर हमें देश की दशा बदलनी है, देश की दिशा बदलनी है, तो खुद उस पद पर आसीन होना होगा। जैसे अभिनेता बनकर हमने हमेशा कैमरे के इस तरफ कहा कि ये डायरेक्टर अच्छा नहीं है, इसे अपना काम नहीं आता, इसने गलत स्क्रिप्ट लिखी है, इसके संवाद सही नहीं है। हमने आर्ट डायरेक्टर को कहा कि ये जो इन्होंने कमरे को सजाया है, जो परिवेश है, वो सही नहीं है। तो अगर सब कुछ सही नहीं है, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं फिर कैमरे के उस ओर जाऊं और लोगों को बताऊं कि क्या सही है, मैं करके दिखाऊं, मैं सिर्फ बोलता ना रहूं। और यही वजह है कि मैंने सोचा कि मुझे भी निर्देशक बनना चाहिए। वक्त आ गया है, आप सबको निर्देशक बनना चाहिए अपने अपने व्यवसाय में। आप जो कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं, आपको देश की बागडोर संभालनी है। और देखें आप कि परिवर्तन आ रहा है। जिस परिवर्तन की हम परिकल्पना करते थे कि परिवर्तन आएगा, और हमेशा हम हर दिशा देखा करते थे कि परिवर्तन किस ओर से आ रहा है, परिवर्तन हमेशा पीछे से आता है। और जब आता है तो दबे पांव आता है और किसी को पता नहीं चलता। क्रांति भी हमेशा पीछे से आती है, और क्रांति आई, आपने देखा केंद्र में सत्ता बदली, आपकी जीत हुई, यानी आपकी जीत हुई। वहां कोई व्यक्ति विशेष, कोई केजरीवाल या सिसोदिया या कोई भी ऐसा नाम आगे नहीं। मैं समझता हूं कि हम सब आगे, क्योंकि हमने पहल की, हमने करके दिखाया। हम सिर्फ बोलते ही नहीं रहे, क्योंकि कई अच्छे बोलने वाले हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल ओरेटरी इज अ स्किल in which nothing you say reveals that you are saying nothing. माने कोई ऐसी बात आप नहीं कहते हैं जिससे यह पता चल जाए कि आप एक्चुअली कुछ नहीं कह रहे। और यह हकीकत है। ये रेटोरिक्स, ये डेमागोगी, ये शब्दों के साथ खिलवाड़, ये लोगों को उलझाना शब्दों में, ये सब स्कूल के लिए अच्छा है। जब डिबेट्स और सिंपोजियम हुआ करते, लोगों को इंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर देश को इंप्रेस करना है तो आपको काम करना होगा। फिर सिर्फ ओरेटरी से काम नहीं चलेगा। फिर हर किसी व्यक्ति विशेष के योगदान की जरूरत है। वो कहते हैं कि जब एक कतरा जरा से उभरता है तो समुंदर के लहजे में बात करता है, और छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा के पर कतरता है, और जमीन की कोई वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमां से उतरता है। जरूरत है तो उस मंशे की, इंटेंशन की, सब कुछ होगा।
लॉ एंड ऑर्डर भी, गवर्नेंस भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल ग्रोथ, सब कुछ होगा। लेकिन अगर विल नहीं है, अगर मंशा नहीं है, तो फिर ऐसे डिबेट्स का कोई फायदा नहीं, जहां आप सुने और सुन के भूल जाएं कि मैंने क्या कहा। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को आप सक्रिय बनाएं, प्रोएक्टिव बनाएं और काम करें। जिस दिशा में काम करना, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। ये जो पॉलिटिक्स के प्रति जो घृणा है, जो तमाज़त है, उसे हमें खास तौर पे बदलना होगा, क्योंकि जब तक हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक ये देश नहीं सुधरने वाला। और सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ये जो शब्द है राजनीति, वही गलत है। मेरे ख्याल से शब्द होना चाहिए प्रजानीति, जो नीत प्रजा के लिए। ये राजनीति, ये राज करने की जो नीति है, वही गलत है। क्योंकि कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जहां राज करेंगे वहां ताकत है, और जहां ताकत है वहां भ्रष्टाचार फैलेगा, क्योंकि आप उस कुर्सी की होड़ में कुछ भी करते चले जाएंगे, लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे। और समस्या यह है कि हमेशा हमने अपने बारे में ही सोचा है, हमारा क्या, हमने कभी नहीं सोचा तुम्हारा क्या। तो जरूरत है कि एक निर्भया कांड होता है दिल्ली में, लोग मोमबत्तियां लेके जाते हैं और फिर एक बड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम उसे कुचल देता है और वो लॉ बुझ जाती। ऐसा उन्हें लगता है कि लॉ बुझ गई, पर वो गाना है कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कि रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। और रात चाहे कितनी घनघोर काली हो, रात चाहे कितनी लंबी हो, सवेरा तो होना है, सवेरा तो होगा। और सवेरा और उस सवेरे के इंतजार में हम सब हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कहने से ज्यादा मैं ये बताने आया हूं कि हम सब इस प्रक्रिया में, इस प्रवाह में साथ साथ हैं। और ये जो मशाल जली हो जिस तरीके से, और जो जला रहा है, जैसा दुष्यंत साहब ने कहा कि बन गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस आग को बुझने मत दीजिएगा, इस आग को प्रज्वलित रखिएगा। हम अपने अपने तरीके से सिर्फ एक आह्वान कर सकते हैं, एक निवेदन कर सकते हैं कि सोचने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा हम कर गुजरें, कुछ कर दिखाएं। ये बहुत जरूरी है। मैंने अभी एक अपनी पहली फिल्म बनाई है, हार्टलेस। उस फिल्म का नाम है, और उद्देश्य यही था कि फिल्म मनोरंजन का एक माध्यम है, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी बात या ऐसा तत्व नहीं है जो आपके जिंदगी में एक सकारात्मक प्रभाव डाले, तो फिर उस मनोरंजन का कोई मतलब नहीं, वो निरर्थक है। एक जमाना था जब गुरुदत्त जी, राज कपूर जी, बिमल रॉय, के आसिफ, महबूब खान, और अब राजकुमार हिरानी और बहुत सारे ऐसे निर्देशक, लेकिन कम ऐसे हैं जो सार्थक फिल्में बना रहे हैं। मनोरंजन है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा है जो हमारे दिलों को छू जाता है और हमारी जिंदगी पर ताउम्र एक असर छोड़ जाता है। मेरी फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है, एक मेडिकल थ्रिलर है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर का बेटा हूं और मैंने एक मेडिकल फिनोमिनन का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है एनेस्थीसिया अवेयरनेस। एनेस्थीसिया, जैसा कि आप सब जानते हैं, बेहोशी की दवा जो मरीजों को
सर्जरी से पहले दी जाती है। और एनेस्थीसिया अवेयरनेस उस अवस्था को कहते हैं जब कई मरीज बेहोशी की दवा देने के बावजूद बाहर से तो बेहोश हो जाते हैं लेकिन अंदर से होश में रहते हैं। वो सारी बातें सुन सकते हैं, उन्हें सर्जरी की तकलीफ होती है, दर्द होता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन सकता। ये एक बहुत ही फ्राइटनिंग मेडिकल फिनोमेनन। मैंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है उस कहानी तक पहुंचने के लिए जो बहुत भावनात्मक है, जो बहुत मार्मिक है और बड़ी छोटी सी कहानी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी फिल्में जो हैं बाहर से तो बहुत चमक धमक और बहुत अच्छी हो रही हैं तकनीकी तौर पे, लेकिन अंदर से रूह जो है वो फना हो रही है। उस रूह को वाबस्ता करने के लिए, उस रूह को जज्ब करने के लिए एक ज़रूरत है कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स की जो इस तरह की फिल्में बनाएं जिसका एक सोशल इम्पैक्ट। मैंने बचपन में एक बड़ी छोटी कहानी सुनी थी और मुझे लगा कि इस पर फिल्म ज़रूर बननी चाहिए, तो उस कहानी का मर्म मुझे अच्छा लगा। और कहानी मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी और हिंदुस्तान की शायद हर माँ ने या पूरे विश्व में शायद हर माँ ने अपने बेटे को ये कहानी सुनाई। दैट्स वाई दैट दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड। आई थिंक माँ का जो अनकंडीशनल लव होता है, जो सेल्फलेस लव होता है, उससे बढ़कर शायद ईश्वर का प्यार भी नहीं है। और वो कहानी कुछ इस तरह से है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है ये जानना कि आप इस प्रवाह में शामिल हैं या नहीं। और कहानी एक लड़के की थी जो एक लड़की को बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था और लड़की को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के को बुलाया और पूछा कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो। लड़के ने पूछा कैसे? लड़की ने कहा कि कल शाम तक अपनी माँ का दिल ला के मुझे दे देना। लड़का अपनी माँ के पास गया, उसने अपनी माँ से उसका दिल मांगा और माँ ने बगैर पूछे, क्योंकि बेटे ने उसका दिल मांगा था, शायद उसे लगा इस बेटे को जरूरत है, उसने बगैर पूछे अपना दिल निकालकर बेटे के हाथ में दे दिया। बेटा जब अपनी माँ का दिल लेके उस माशूका उस लड़की की तरफ दौड़ रहा था तो रास्ते में उसे बहुत जोरों की ठोकर लगी और वो जमीन पे गिरा। और उस बेटे के हाथ में धड़कते हुए माँ के दिल ने उससे पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? I had a great tragedy in my life. एक बड़ी त्रासदी हुई थी जहां मैंने अपने सुपुत्र आयुष सुमन को हृदय की बीमारी की वजह से खो दिया। और मैंने देखा कि मेरी पत्नी अलका किस तरह जो कुछ उनसे बन सकता था, बल्कि हम दोनों ने, बल्कि उन्होंने कहीं ज्यादा ये कोशिश की कि उनका बेटा बच जाए। हम लोग दुनिया के कोने कोने गए, लेकिन जिस तरह का की आहुति और जिस तरह का सैक्रिफाइस मैंने देखा कि एक माँ कर सकती है, शायद एक बाप या भाई या बेटा नहीं कर सकता। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अगर मैं ये फिल्म बनाऊंगा तो उनकी नज़र होगी ये फिल्म, तो ये हर माँ की नज़र है ये फिल्म हार्टलेस। हार्टलेस भले ही मैंने नाम रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दुनिया जो है वो हार्टलेस होती जा रही है, बेदिल होती जा रही है, सख्त दिल होती जा रही है और ज़रूरत है कुछ अच्छे दिलों की। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ बैठे जितने भी दिल हैं वो सब बेहद हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत दिल हैं। मैं चाहूँगा कि हम अपने व्यवसाय में ज़रूर मसरूफ़ हैं, लेकिन अपने तरीके से हमारा जो भी योगदान हो सकता है वो हम करें। मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप लोग, मुझसे किसी ने पूछा कि आप फिल्म बना रहे हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करे? मैंने कहा मुझे खुशी होगी कि मेरी फिल्म एक भी रुपया ना कमाए, लेकिन उसे कम से कम हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग जरूर देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ध्येय, जिस आशय को लेकर मैं आगे निकला हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म से जो भी आर्थिक लाभ हो उसका एक बड़ा हिस्सा उस अस्पताल को दिया जाए जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में डील करता है उन छोटे बच्चों के लिए जो हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं और जिनके माँ बाप के पास आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है।
आपके जज्बात, आपकी तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारा प्यार और बहुत सारा दुलार यहाँ से समेट के अपने साथ ले जा रहा हूँ और आशा करता हूँ, बल्कि यकीन है मुझे कि जब मैं दोबारा आऊँगा तो वो प्यार दुगना, चौगुना, सौगुना हो चुका होगा। जय हिंद। थैंक यू।